आज हम साइकोलॉजी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि जुंग का है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिकल थ्योरी में स्टडी कराने जा रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड के जो स्टूडेंट हैं बोलो कार्ल जुंग, उसने बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है जिसका नाम है एनालिटिकल थ्योरी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज जो जुंग की टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो एनिमा है, चाहे एनिमस है, चाहे पर्सोना है, चाहे आर्किटाइप है, चाहे शेडो है, चाहे सेल्फ है, चाहे अराजक अवस्था है, चाहे राजतंत्रीय अवस्था है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो अभी मैं आपको जुंग का जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको बहुत अच्छे से ट्रिक से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कराऊंगा। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लिया तो 100% आपका एक एक फंडा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जुंग का बोलो एनालिटिकल थ्योरी क्लियर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल थ्योरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर पूछ लेते हैं प्रतिपादक तो कौन होगा, बोलो कार्ल जुंग होगा। नंबर 2 आपसे मैं कह रहा हूं यह है सिगमंड फ्राइड के प्रमुख शिष्य, ठीक है, थे। कार्ल जुंग कौन थे? बोलो सिगमंड फ्राइड के आपसे में स्टूडेंट थे। कार्ल जुंग भी पहले फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उसके बाद बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने अपने सर सिगमंड फ्राइड की तरह। तो मेरे कहने का मतलब है स्विट्जरलैंड बोलो आपसे के मनोवैज्ञानिक, क्लियर। उसके बाद कार्ल जुंग ने किताब लिखी, इनकी बहुत पॉपुलर बुक है और बुक है द साइकोलॉजी, आपसे मैं कह रहा हूं द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ठीक है। मतलब इन्होंने बोलो अनकॉन्शियस पे बहुत स्टडी की, ये इनकी बुक का नाम है, बोलो दी साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ओके, ये इनकी बुक का नाम है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्राइड जो है वो काम वासना, काम प्रवृत्ति को व्यक्तित्व का मुख्य अंग मानता है, जबकि बोलो जुंग, ठीक है, जुंग के अनुसार लिबिडो बोलो व्यक्तित्व का केवल सामान्य गुण है, ठीक है, सामान्य गुण है, ठीक है, जबकि सिगमंड फ्राइड ने उसको मुख्य गुण माना था। तो ये तो मैंने आपको जनरल बातें बताई। उसके बाद अगर हम देखें तो सिगमंड, आपसे मैं कह रहा हूं जो आपका जुंग है, जुंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य बिंदु जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, मेन पॉइंट नंबर 1 एक हमें क्लियर होना चाहिए, बोलो मन के प्रकार। उसके बाद इन्होंने अचेतन मन, ठीक है, के प्रकार बताए। फिर इन्होंने आदि रूप, ठीक है, आदि रूप जिनको हम आर्कीटाइप कहते हैं, ओके, वो इन्होंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आर्कीटाइप बताए थे, एनिमस अच्छे से अभी सब समझाऊंगा, छाया और आत्मन, ठीक है, आत्मन। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 4 इन्होंने पर्सोना को अपने तरह से परिभाषित किया। उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार बताए,
ठीक है, अपने इसी सिद्धांत में। उसके बाद व्यक्तित्व या मन के 4 कार्य बताए, क्लियर। और उसके बाद व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं, ठीक है। तो ये अगर आपको 7 पॉइंट क्लियर है, इट मीन्स आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एनालिटिकल थ्योरी का है और वो बार हो जाए। तो यही 7 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अगर आपने ये 7 को समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं मन, ठीक है, के प्रकार। तो कार्ल जूंग कहता है मन के 2 प्रकार बताए, एक बताया चेतन मन, एक बताया अचेतन मन, ठीक है। एक चेतन मन और एक क्या बताया, अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड और एक क्या बताया, बोलो अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड। और आपको पता होना चाहिए इनकी बुक का नाम ही है साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, इसी के इन्होंने ज़्यादा स्टडी की। तो इन्होंने चेतन मन के लिए कहा यह बोलो अहम से बोलो संबंधित होता है, ठीक है। यानी अहम से किसको जोड़ा, चेतन मन से, ठीक है। और अचेतन के लिए कहा यह अहम, अहम मतलब ईगो, ठीक है, से जुड़ा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं से संबंधित नहीं होता है, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन के 3 भाग चेतन, अचेतन और अचेतन को अपने तरीके से समझाया था। बोलो उसी के स्टूडेंट जो आपके कार्ल जूंग है वो अपने सिद्धांत में चेतन मन और अचेतन मन को इस तरह से समझा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अचेतन मन, ठीक है, अचेतन मन के बोलो प्रकार, 2 प्रकार बताए। आपसे मैं कह रहा हूं 2 प्रकार, एक व्यक्तिगत अचेतन और एक सामूहिक अचेतन, ठीक है। एक क्या बताया, व्यक्तिगत अचेतन, ठीक है, अचेतन, और एक सामूहिक अचेतन, ठीक है, सामूहिक अचेतन। एक पर्सनल अनकॉन्शियस और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस और एक पर्सनल अनकॉन्शियस, ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस, ओके। और आपसे मैं कह रहा हूं क्या कहना चाहता है जूंग कहता है मेरी बात को समझना, मैंने अपनी बुक लिखी जिस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, और उसके अंदर वो अनकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बोलो यहाँ पर जो व्यक्तिगत अचेतन का संबंध जो है, एक व्यक्ति की भूली बिसरी यादें, एक व्यक्ति के पूर्व अनुभूति, आपसे मैं कहूँ जिस अचेतन मन में रहती है उसे व्यक्तिगत अचेतन कहते हैं। और व्यक्तिगत अचेतन बोलो अचेतन मन का ऊपरी भाग होता है। बोलो इसके लिए ये है बोलो अचेतन मन, ठीक है, का ऊपरी भाग, ठीक है। जबकि जो सामूहिक अचेतन है यह अचेतन, ठीक है, मन का निचला भाग, ठीक है, निचला भाग होता है। एक तो बात ये बताई। फिर इन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत अचेतन है ये व्यक्ति की भूली बिसरी यादें, व्यक्ति के पूर्व अनुभूति बोलो आपसे संबंध रखता है। जबकि सामूहिक अचेतन व्यक्ति के पूर्वजों और बोलो समाज की भूली बिसरी यादें, पौराणिक कथाएं, पूर्व आपसे अनुभूति से संबंध रखता है। बोलो व्यक्तिगत अचेतन यह मैंने कहा व्यक्ति की भूली बिसरी यादें, क्लियर, भूली बिसरी यादें कोमा पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्व अनुभव बोलो पूर्व अनुभूति, ठीक है, से संबंधित, ठीक है, संबंधित होता है। जबकि सामूहिक अचेतन किसको बोला, ये समाज या बोलो पूर्वजों की, बोलो ये समाज, ठीक है, या पूर्वजों, ठीक है, पूर्वजों की भूली बिसरी यादें कोमा पूर्व
अनुभव, बोलो पूर्व अनुभव, पूर्व आपसे अनुभूति से संबंधित, ठीक है, संबंधित होता है। क्लियर। तो इस तरह से ये दो नए शब्दों का प्रयोग किसने किया? जुंग ने किया। उसके बाद जुंग ने सामूहिक अचेतन को और अच्छे से समझाने के लिए बोलो किस शब्द का प्रयोग किया? आदि रूप, ठीक है। आदि रूप जिसको हम आर्कीटाइप भी कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? आर्की रूप, ठीक है, आर्कीटाइप। और आपसे मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की जो आपसे मैं कहूँ समाज की, बोलो पूर्वजों की जो भूली बिसरी यादें या जो पूर्व अनुभव पूर्व अनुभूति होती है, उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें आर्कीटाइप कहते हैं। यानी ये मैं क्या बता रहा हूँ? सामूहिक अचेतन, ठीक है, सामूहिक अचेतन अर्थात पूर्वजों, ठीक है, पूर्वजों की भूली बिसरी, ठीक है, यादें, बोलो भूली बिसरी यादें, पूर्व अनुभव, ठीक है, पूर्व अनुभव, ठीक है, को अभिव्यक्त, ठीक है, अभिव्यक्त, बोलो अभिव्यक्त, जिनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, उन्हें आर्कीटाइप बोलो कहते हैं। समझने की कोशिश करना। जनरली ये सिद्धांत अच्छे से स्टूडेंट को पता नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जुंग का सिद्धांत आपको अच्छे से बता दूं। तो बोलो आर्कीटाइप क्या हुआ? समझ में आया? इन्होंने 4 टाइप बताए, 4 टाइप बताए। पहला बताया एनिमा, क्या बताया? एनिमा। दूसरा बताया एनिमस, ठीक है। तीसरा बताया छाया मतलब शेडो, क्लियर। और आपसे मेरे को चौथा बताया आत्मन, ठीक है, आत्मन मतलब सेल्फ। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए एनिमा, एनिमस, छाया, शेडो, ये शब्द किसके हैं? जुंग के हैं। अब क्या कहना चाहता है जुंग? पहला एनिमा का मतलब होता है अंत्य नारी, क्लियर। अंत्य नारी मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, अक्सर आपने देखा होगा ऐसी कहावत है कि हर पुरुष के अंदर एक महिला और हर महिला के अंदर एक पुरुष होता है। बस वही जुंग कहना चाहता है कि आपसे मैं कहूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे मैं कहूँ किसी जेंट्स को या कुछ लोग लेडीज को अक्सर ऐसा कहते हैं कि आप पिछले जन्म में ये थे। मतलब अगर कोई पर्सन है आज के टाइम में वो मेल है तो उसकी हरकतों को देखकर कुछ लोग कहते हैं यार ये तो पिछले जन्म में लगता है फीमेल थी। और इसी तरह से फीमेल के बोल्ड अंदाज और उसके बोलो आपसे मोटी आवाज और उसकी बिंदास आवाज को देख के बोलते हैं कि यार ये तो पिछले जन्म में ना कुछ बोलो पुरुष थी। बस इन्हीं बातों को जुंग ने बताया है एनिमा और एनिमस। एनिमा का मतलब अंत्य नारी मतलब पुरुष, ठीक है, में बोलो महिला, ठीक है, के लक्षण। बात समझ में आए? बोलो उसको क्या बोला है? अंत्य नारी, क्लियर। इसी तरह से एक वर्ड यूज किया है एनिमस, ठीक है। एनिमस मतलब अंत्य पुरुष। अंत्य पुरुष का मतलब आप समझ जाओ कि क्या मतलब होगा? महिला में पुरुष, ठीक है, के लक्षण। बात समझ में आए? बोलो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद तीसरी आर्कीटाइप है छाया। बोलो छाया मतलब शेडो, ठीक है। छाया मतलब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर छाया का मतलब है शेडो। और शेडो का मतलब क्या कहना चाहता है जुंग? कार्ल जुंग कहता है ये व्यक्तित्व का बोलो आपसे नकारात्मक पक्ष होता है। कोई व्यक्ति किसी से क्रोध ईर्ष्या करता है, इसका मतलब ये उसका क्या है? बोलो शेडो है, छाया है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं किसी को कि मुझे छेड़ो मत, मेरे अंदर के जानवर को जगाओ मत। इसका मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो कार्ल जुंग कहता है हर व्यक्ति के अंदर एक खूंखार इंसान होता है, बस वो समाज के डर की वजह से वो जागता नहीं है। इसी को शेडो या छाया बोला है। बोलो आपसे शेडो छाया ये व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का बोलो आपसे नकारात्मक पक्ष, ठीक है, नकारात्मक बोलो पक्ष, ठीक है, नकारात्मक पक्ष यानी भाग, ठीक है, होता है जिसके तहत व्यक्ति बोलो आपसे मैं कहूँ दूसरों व्यक्ति किसी से क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या
आपसे मैं करूं करता है, ठीक है, करता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर पर्सन से बोलो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है या क्रोध होती है, तो आपसे में जुंग कहता है ये सब हमारे पूर्वज की भूली बिसरी यादें हैं जो शैडो के रूप में शो हो रही है। या अर्थात आपसे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति बोलो में एक खूंखार, ठीक है, खूंखार आप समय इंसान, ठीक है, इंसान होता है, क्लियर, होता है, क्लियर, ओके। उसके बाद जो आपका आत्मन है, आत्मन मतलब सेल्फ, क्या कहता है जुंग? जुंग कहता है कि बोलो ये व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है, ये व्यक्तित्व का सकारात्मक सकारात्मक पक्ष है, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बोलो कुछ लोगों को पर्टिकुलर टाइम देते हैं, बोलो उनकी केयर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आपसे मैं कहूँ इसका मतलब जुंग कहता है कि कहीं ना कहीं उनका पिछला जन्म का कनेक्शन है। इसी को उन्होंने आत्मन या सेल्फ कहा है, व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है। अर्थात बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति का बोलो व्यक्ति का किसी को ज़्यादा समय बोलो देना, ठीक है, उसकी बात बोलो आप सुनना, ठीक है, सुनना, उसकी केयर करना, ये सब क्या है बोलो आत्मन है, शैडो है। कहीं ना कहीं आपसे मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा कि आप किसी से भी बोलो आपसे में एक दो बार मिलते हो और आपका उससे कनेक्शन हो जाता है और आपको लगता है कि हम बोलो आपसे पिछले जन्म में जरूर मिले होंगे, तो यही आपका जुंग कहना चाहता है, यही तो आर्कीटाइप है जिसको वो सेल्फ कहना चाहता है। और ऐसे ही बोलो शैडो क्या बताया, नेगेटिव, कभी किसी से मिले ही नहीं और फिर भी एक बार मिलते ही आपका झगड़ा हो गया, आप उसे जेलिसी कर रहे हो, आप उसके लिए नकारात्मक चीज सोच रहे हो, यही जुंग कहता है कि यही क्या है, शैडो है, क्लियर। तो छाया है, इसका मतलब ये चारों आर्कीटाइप समझ में आए होंगे। जुंग की थ्योरी के अंदर इन आर्कीटाइप जो शब्द यूज किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्कीटाइप यानी आपसे आदि रूप का मतलब ये होता है कि सामूहिक चैतन्य यानी हमारे पूर्वजों, हमारे समाज की भूली बिसरी यादें, पौराणिक कथाएं, पूर्व अनुभव का अभिव्यक्ति जिन शब्दों से की जाती है उन्हें हम आर्कीटाइप या आदि रूप कहते हैं, जो कि चार होते हैं जुंग के अनुसार। एक होता है मैंने कहा बोलो एनिमा, एक होता है एनिमा मतलब अंत्य नारी, एक होता है एनिमस, एक होता छाया और एक होता आत्मन, क्लियर। तो आई होप आपको ये वाला सेगमेंट भी समझ में आया होगा, क्लियर। पहले मैंने मन के प्रकार बताए, फिर मैंने अचेतन मन के प्रकार बताए, फिर मैंने आदि रूप बताया। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, नंबर फोर्थ मैंने कहा कि जो आपका जुंग है कार्ल जुंग, उसने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, व्यक्तित्व के दो प्रकार जो बहुत पॉपुलर है। आपसे मैं कहूँ एक अंतर्मुखी और एक बहिमुखी, इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी, और मैंने कहा एक क्या है बोलो बहिमुखी, जो हम अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं। एक आपसे इंट्रोवर्ट और एक क्या है बोलो एक्सट्रोवर्ट, क्लियर। इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने में ही खोया रहता है, जो अपने बोलो छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, जो अच्छा पढ़ने वाला या लेखक हो सकता है लेकिन अच्छा वक्ता नहीं होता है, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। और बहिमुखी जो बाह्य समाज में बहुत ध्यान रखता है, अक्सर वो कार्य करता है जिससे प्रशंसा मिले, तो उसको बोलते हैं बहिमुखी, क्लियर। उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बोलो व्यक्तित्व या मन, ठीक है, मन के चार कार्य बताए। कितने बताए? चार कार्य, क्लियर। एक बताया संवेदना, सेंसेशन, ठीक है। दूसरा कार्य बताया चिंतन, थिंकिंग। तीसरा बताया भाव, फीलिंग। और चौथा बताया इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, ठीक है। तो ये चार कार्य बताए, एक संवेदना मतलब सेंसेशन, एक चिंतन मतलब थिंकिंग, एक भाव मतलब फीलिंग्स, और एक अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत में बोलो व्यक्तित्व विकास, ठीक है, व्यक्तित्व विकास की चार अवस्थाएं बताई, ठीक है। चार अवस्थाएं बोलो आपसे मैं करूं बताई, और वो चार अवस्थाएं क्या बताई? नंबर 1 पहली बताई बाल्यावस्था, ठीक है।
पहली क्या बताई, बाल्य अवस्था, दूसरी बताई प्रारंभिक यौवन अवस्था, प्रारंभिक यौवन अवस्था, ठीक है, यौवन अवस्था, तीसरी बताई मध्य अवस्था, ठीक है, मध्य अवस्था, और चौथी बताई प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, प्रौढ़ा अवस्था। कभी भी पूछे कितनी अवस्थाएं बताइए तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपसे मैं कह रहा हूं ये 4 अवस्थाएं व्यक्तित्व विकास की बताई। उसके बाद कार्ल जुंग ने जो बाल्य अवस्था है उसके 3 भाग बताए। क्लियर? इसी बाल्य अवस्था के कितने भाग बताए? 3 बताए। एक बताया एनार्किक, ठीक है, एनार्किक बोलो आपसे मेरे को, एक बताया मोनार्किक, ठीक है, मोनार्किक, और एक बताया ड्यूलिस्टिक, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूँ, ये इंग्लिश में है एनार्किक, एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं अराजकता, अराजकता, ठीक है, अराजकता, ओके। इसको बोलते हैं राजतंत्रीय अवस्था, राजतंत्रीय तंत्रीय अवस्था, और इसको बोलते हैं द्वैतवादी, ठीक है, द्वैतवादी, बोलो द्वैतवादी अवस्था। क्लियर? द्वैतवादी अवस्था मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूलिस्टिक, ठीक है, ड्यूलिस्टिक स्टेज, ओके। इसको बोलता है मोनार्किक, मोनार्किक, और ये क्या है बोलो एनार्किक। क्लियर? एनार्किक। मेरी बात की समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक तो याद रख सकते हो, AMD। क्लियर? एक MD बोलो आपसे मैं कहूँ, बाल्य अवस्था के अंदर 3 अवस्थाएं बताइए, A यानी एनार्किक, M यानी मोनार्किक, और D यानी ड्यूलिस्टिक। बोलो अराजकता, राजतंत्री और द्वैतवादी। दिमाग में आता है सर इतना अच्छे से अंदर ही अंदर क्यों बता रहे हैं? उसका रीजन है, एक बार ये रिट में क्वेश्चन पूछा गया कि बोलो आपसे मैं राजतंत्रीय अवस्था का संबंध किस आपसे में अवस्था से होता है। अब ऑप्शन में शेषवा, बाल्या, किशोरा। तो अगर किसी को जुंग का प्रिंसिपल नहीं पता है तो आपसे मैं को इसका आंसर आप बाल विकास चाइल्ड साइकोलॉजी से नहीं दे सकते, बिकॉज यहां पर आपको पता होना चाहिए ये राजतंत्रीय अवस्था, ये बोलो अराजक अवस्था, द्वैतवादी अवस्था, इन तीनों के बारे में बोलो कार्ल जुंग ने अपने एनालिटिकल थ्योरी के अंदर बोलो 4 अवस्थाओं में बाल्य अवस्था के प्रकार में बताया। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये शब्द जो है कुछ भी आ जाए इनका संबंध किससे होगा, बोलो आपसे बाल्य अवस्था। एनार्किक अराजकता अवस्था के अंदर बोलो एक बच्चा जो होता है उसमें तार्किक चिंतन यानी अतार्किक चिंतन बोलो होता है, कोई चिंतन करता है लेकिन तर्क नहीं होता है, लेकिन राजतंत्र के अंदर तर्क हो जाता है, और ड्यूलिस्टिक के अंदर तो बोलो आपसे वो द्वैतवादी बन जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और उसके बाद लास्ट 7 पॉइंट क्या बता रहा हूं, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग पर्सोना को डिफाइन किया। बोलो कार्ल जुंग कहता है एक व्यक्ति एक ही लाइफ में बोलो अलग अलग जगह अलग अलग रोल रखता है। एक व्यक्ति बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जब बोलो आपसे किसी अपनी वाइफ के साथ होता है तो उसका अलग रोल होता है, अपनी सिस्टर के साथ होता है तो अलग रोल होता है, माता पिता के साथ होता है तो अलग रोल होता है। बोलो इसका मतलब एक ही पर्सन अपनी लाइफ में बोलो आपसे अलग अलग जगह अलग अलग रोल अदा करता है, अलग अलग जगह अलग अलग मुकुटा रखता है, अलग अलग जगह अलग अलग पर्सोना रखता है। इसी को इन्होंने कहा एक व्यक्ति बोलो आपसे व्यक्ति अपनी एक ही लाइफ में अलग अलग बोलो अलग अलग बोलो रोल, ठीक है, रोल अदा, ठीक है, अदा करता है, ठीक है, करता है, ठीक है, अर्थात उसका बोलो उसका अलग अलग बोलो पर्सोना, ठीक है, पर्सोना होता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि बहुत सी बार देखा होगा एक पर्सन यूं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन बच्चों के साथ बहुत सॉफ्ट है, इसका मतलब बच्चों के सामने उसका पर्सोना अलग है और बोलो आपसे मेरे को ऑफिस में उसका अलग है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन मैं बता दूं कि जो जुंग का सिद्धांत है एनालिटिकल थ्योरी, अक्सर इसको स्टूडेंट इतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि इसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जनरल स्टूडेंट को नहीं पता होती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व का किसने दिया, तो कार्ल जुंग ने दिया, जबकि मनोविश्लेषणात्मक पूछे तो सिगमंड
फ्राइड ने दिया है। उसके बाद कार्ल जुंग एक्चुअली सिगमंड फ्राइड का ही क्या था, स्टूडेंट था, और उसी ने बोलो ये सिद्धांत दिया जिसके अंदर 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक मन के प्रकार, चेतन और अचेतन, एक अचेतन मन के 2 प्रकार, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। एक सामूहिक अचेतन के जो 4 आर्किटाइप है, एनिमा, एनिमस, छाया और आत्मन, उनके बारे में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तित्व के 2 प्रकार, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको व्यक्तित्व के 4 कार्य बताए, वो पता होना चाहिए। संवेदना बताया, चिंतन बताया, भाव बताया, अंतर्ज्ञान बताया। उसके बाद आपसे मैंने कहा कि जो व्यक्तित्व की 4 अवस्थाएं, बाल्य अवस्था, प्रारंभिक यौवन अवस्था, मध्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, ये पता होनी चाहिए। बाल्य अवस्था की 3 अवस्थाएं बताई, अराजक अवस्था, राजतंत्री और द्वैतवादी, यानी एनार्किक, मोनार्किक और ड्यूलिस्टिक, ये पता होना चाहिए। और इन्होंने अपने तरह से पर्सोना को डिफाइन किया। आई होप आपको कार्ल जुंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत A to Z समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं और आपसे मेरे को इसी तरह से पढ़ते रहे। और एक बार जो मैंने आपको कार्ल जुंग का सिद्धांत बता दिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज मैंने आपको हर चीज बहुत अच्छे से कंप्रेस फॉर्म में बोलो आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके समझा दिया है। ओके, थैंक्स अ लॉट।